अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसफ सिमा रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं। इससे पहले कि मैं आपके साथ एक खबर शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खबर ताज़ा तरीन नहीं है और ना ही ये नई खबर है। इस खबर का तल्लक 2023 से है, लेकिन ये खबर बड़ी हैरान और चौंका देने वाली है। खबर कुछ यूं है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि गूगल ने 16 साल भारतीय नौजवान को सालाना 2 करोड़ 30 लाख रुपया तनख्वाह की पेशकश करके पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि रियासत पंजाब के शहर चंडीगढ़ से तल्लक रखने वाले 16 साल नौजवान हर्षीज शर्मा को गूगल ने अपने आइकॉन डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिया है। पहले पहल गूगल हर्षीज शर्मा को 1 साल तक ट्रेनिंग देगा। इस ट्रेनिंग के दौरान हर्षीज शर्मा को माहाना 4 लाख भारतीय रुपए बतौर वजीफा अदा किया जाएगा। जूनी हर्षीज शर्मा की 1 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हर्षीज शर्मा को गूगल माहाना भारतीय 12 लाख रुपया बतौर तनख्वाह अदा किया जाएगा और ये भारतीय 12 लाख रुपया पाकिस्तानी 19,70,000 रुपया बनता है। इस सिलसिले में हर्षीज शर्मा का कहना है कि वो हर वक्त इंटरनेट पर मुलाजमत की तलाश में रहता था। इसी दौरान उसने गुज़िश्ता साल यानी कि 2022 में गूगल को भी एक दरख्वास्त दे रखी थी। उनका कहना है कि उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग का बेहद शौक है। एक पोस्टर उन्होंने डिजाइन किया था, वही पोस्टर गूगल में उनकी मुलाजमत की बुनियाद बना। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि 2024 में मैं आपके साथ 2023 की खबर क्यों शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं होता कि कोई नई खबर या कोई नई इजाद ही हमारे लिए मुफीद साबित हो। बहुत सी माजी की चीजें ऐसी हैं जिससे हम सबक सीख सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इस खबर से हमें ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करना है कि हमने इस खबर से सीखना क्या है। तो मैं आज 2 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। एक कि भारत और पाकिस्तान आलमी सतह पर लॉबिंग के लिहाज से किस मुकाम पर खड़े हैं। दूसरा, भारत के नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त किस मुकाम पर हैं। तीसरी बात ये भी ऐड कर लेंगे कि भारत का तलीमी निज़ाम किस हद तक ताकतवर है और पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम की क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉबिंग की। तो नाज़रीन, ये 2023 की खबर है। मैं इस खबर के ऊपर आपको वसूख से नहीं कह सकता कि ये खबर किस हद तक हकाइक पर मबनी है। हो सकता है कि ये मुबालगा रही से काम लिया गया हो, लेकिन भारत की आलमी सतह पर लॉबिंग, इसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। भारत दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर इस कदर जबरदस्त तरीके से लॉबिंग करता है कि वो ममालिक भारतीय लोगों को किसी भी काम, किसी भी शोबे के अंदर तरजीह देने पर मजबूर हो जाते हैं। यूं भारत अपने अवाम के रोजगार के लिए, उनकी तरक्की के लिए बहुत सारी राहें खोल लेता है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की आलमी सतह पर लॉबिंग का जिक्र किया जाए या इसका मुवाजना किया जाए तो आपको पाकिस्तान भारत के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर नजर आएगा। अगर पाकिस्तान दुनिया के किसी मुल्क के अंदर लॉबिंग करता हुआ नजर आएगा भी तो उसके पीछे कोई साजिश या कोई सियासत ही आपको नजर आएगी। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी मुल्क के अंदर होने वाली लॉबिंग का बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं होगा और ना ही आज तक नजर आया है। यूं भारत आलमी सतह पर लॉबिंग करके अपनी आवाम के बहुत सारे फवायद इकट्ठे कर लेता है। तो दूसरा नुक्ता जो मैं आपको कह रहा था कि भारत के नौजवान और पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त किस मुकाम पर खड़े हैं। भारत के नौजवानों का आप कॉन्फिडेंस देखें कि एक 16 साल नौजवान जो है उसको पता है कि इंटरनेट की क्या ताकत है। भारत का नौजवान, उसको इंटरनेट की अहमियत, इंटरनेट की अफादियत और उसके फवायद उससे बखूबी आगाह है। वो इंटरनेट के ऊपर बैठकर अपना वक्त नहीं ज़ाया करते। इसकी एक जिंदा मिसाल आपके साथ हर्षीज शर्मा की मैंने पेश की है। हर्षीज शर्मा का कहना है कि मैं हर वक्त इंटरनेट के ऊपर मुलाजमत की तलाश में रहता था। यानी कि उनका यकीन, उनका हौसला और उनकी उम्मीद कितनी पुख्ता होगी। तो उसको पता है, उसको इल्म है कि मैं जितना मर्जी इसके ऊपर वक्त ज़ाया कर लूँ, मैं मुलाजमत हासिल करके रहूँगा। कुदरत ने भी हर्षीज शर्मा की मेहनत को ज़ाया नहीं किया और उसको एक बेहतरीन तोहफे से नवाजा। गूगल जैसी कंपनी के अंदर उसको एक
बेहतरीन जॉब मिल गई। दूसरी जानब पाकिस्तान के नौजवानों का जिक्र किया जाए या भारत के नौजवानों के साथ इनका मुवाजना किया जाए तो आपको पाकिस्तान के नौजवानों में नाउमीदी, मायूसी और हौसला शिकनी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। अगर 24 करोड़ अवाम में नौजवानों का एक छोटा सा ग्रुप इन हालात के बावजूद, इन बहरानों के बावजूद किसी किस्म की हौसला अफजाई उनके अंदर नजर आती है, उनके अंदर उम्मीद नजर आती है, या वो मायूस नहीं हुए, वो हालात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और पाकिस्तान के जो दीगर बहरान हैं वो उनके आड़े आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के जो फ्री लांसर नौजवान थे वो गुज़िश्ता 3-4 साल से कैसे खुवार हो रहे हैं। एक तो कौमी खजाने को जो नुकसान हुआ, उसके बाद जो इन शदीद मुश्किलात और शदीद तरीन हालात के बावजूद नौजवानों का एक छोटा सा गिरोह अज़म और इस्तक़लाल का पहाड़ बना हुआ था, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उनके भी जो आस और उम्मीद थी उनका गला घोंट दिया। इंटरनेट की कभी बंदिश, कभी इंटरनेट स्लो कर दिया, कभी मुख्तलिफ ऐप्स स्लो कर दी, कभी मुकम्मल तौर पर बैन कर दी, जिसकी वजह से जो छोटा सा नौजवानों का ग्रुप हालात का मुकाबला कर रहा था उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी नाउमीदी, मायूसी और हौसला शिकनी पैदा होना शुरू हो गई। एक तरफ भारत महाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान महाना मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठा रहा है। वजह सिर्फ इंटरनेट। और पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, तनकीद से बचने के लिए, कोई हमसे सवाल ना करे, हमें कोई जवाब ना देना पड़ जाए, इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की जो एप्लीकेशंस हैं उनको बंद कर दिया जाता है, तो नुकसान 24 करोड़ अवाम को उठाना पड़ता है। दूसरी जानब पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम, कोई कहीं पे खुवार हो रहा है, कोई कहीं पे खुवार हो रहा है, कोई बीमारियों में मुब्तला है, किसी के पास बच्चों की तालीम की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई बेरोजगार है। इस तरह करके पाकिस्तान की जो ज्यादातर अवाम है वो ज़हनी अमराज का शिकार हो चुकी है। दूसरी जानब भारत का कोई शहरी जो है दुनिया के किसी मुल्क में चला जाए तो उसको ऑनर मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, उसको वेलकम कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के लिए दुबई जैसे ममालिक में वीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। और मुझे तो इस बात का खदशा है कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और ईरान के अंदर भी पाकिस्तानियों को दाखिले से रोक दिया जाए। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम की। एक तरफ हर्षीत शर्मा की मिसाल मैंने आपके सामने रखी कि 12वीं जमात का तालिब इल्म, 16 साल उसकी उम्र है और उसका हौसला कितना बुलंद है, उसके अंदर कितनी उम्मीद है और उसका यकीन कितना मुस्तहकम है कि उसको गूगल जैसी कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। दूसरी जानब पाकिस्तान के तालिब इल्मों की बात की जाए तो मैं बिला झिझक आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला खातून, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले की बेटी और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ, जो फार्म 47 के ज़रिए वज़ीर आला तो बन गई, उसके बाद उन्होंने खुद को एक अवामी वज़ीर आला बनाने की भरपूर कोशिश की। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी क्या ही कहने हैं, उन्होंने मरीम नवाज शरीफ को टिकटॉकर वज़ीर आला का लक़ब देकर उनको बैकफुट जाने पर मजबूर कर दिया। मरीम नवाज ने बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरीके से मैं साबित करूं कि मैं फार्म 47 के जरिए वज़ीर आला नहीं बनी, बल्कि फार्म 45 के जरिए अवाम के वोटों से वो वज़ीर आला बनी हैं। उन्होंने कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया, आसानी वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया, वो जूते पॉलिश करने वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को साबित करूं कि मैं अवामी वज़ीर आला हूं। अब सूरत हाल ये है कि इस कोशिश के अंदर कि वो अपने आप को साबित करें कि वो अवामी वज़ीर आला हैं, तो वो किसी भी तकरीब में जाती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तकरीब में जाती हैं, तो उससे पहले उस डिपार्टमेंट को
چھٹی کر دی جاتی ہے. جس عمارت کے اندر انہوں نے جانا ہوتا ہے اس عمارت کو مکمل طور پر سیل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر آمد و رفت مخصوص لوگوں کی اجازت ہوتی ہے. کسی عام آدمی کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جاتا. مثال کے طور پر چند روز قبل آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سرگودا یونیورسٹی میں ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی، تو انہوں نے اپنی اس تقریب کی وجہ سے سرگودا یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ معمولی بات ہے. نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ معمول کی بات ہے. مریم نواز شریف جہاں پہ بھی جاتی ہیں اس سے پہلے چھٹی کا نوٹیفیکیشن لازمی ملزوم ہو جاتا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور تاریخی یونیورسٹی ہے، وہاں پر تقریباً 22 سے 24 ہزار طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ماضی قریب میں ہی پنجاب یونیورسٹی کی ایک تقریب تقسیم انعامات میں مہمان خصوصی کے طور پر مریم نواز شریف نے شرکت کرنی تھی، تو انہوں نے وہ 24,000 طلباء کو اس روز کے لیے چھٹی پر بھیج دیا. یعنی کہ پورا دن 24,000 طالب علم تعلیمی سرگرمیوں سے محروم رہے. اس کے بعد ملتان یونیورسٹی میں بھی انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی، تو انہوں نے وہاں پر بھی پوری یونیورسٹی کو چھٹی کروائی اور تقریب کے جو متعلقہ افراد تھے ان کو وہاں پر بلا کر تقریر کی، سیاست چمکائی اور چلے گئے. اور 2-4 روز قبل سرگودا یونیورسٹی میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں اس وقت ترقی پذیر ممالک ہیں، جو ترقی کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہیں، وہاں پر ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی جاتی ہیں، بلکہ کہا جائے کہ ان ممالک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے نوجوانوں میں تعلیم جو ہے وہ عام کی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان کے اندر ہنگامی بنیادوں پر تو چھوڑو، کوئی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، یہاں تو الٹا تعلیمی سرگرمیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. تو اور کر کون رہے ہیں جو جگہ جگہ بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں، پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے، عوام کی رائے سے ہم اقتدار میں آئے ہیں، اور دوسری جانب وہ اسی عوام کا کیا حال کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ ایسے ہی لوگ ہم پر مسلط کیے جائیں گے، ایسے ہی شعبدہ باز، ایسے ہی نوسور باز اور ایسے ہی وہ ڈرامے کرنے والے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے؟ کب ہم آواز اٹھائیں گے؟ کب ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے؟ کب ہم کسی بھی سیاسی پارٹی سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ تو ناظرین، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے. جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا، یہ ساری سوچ کی گیم ہے اور اس گیم میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم سرے سے ہی اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہم پر ایسے ہی کارٹون حکمران مسلط ہوتے رہیں گے. وہ اسی طرح ہمارے معیشت کا، ہماری تعلیم کا، ہماری صحت کا، ہمارے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ان کا قتل عام کرتے رہیں گے، اور ہم فنڈامنٹل رائٹس کا روتے رہیں گے. 77 سال سے تو ایسے ہی چلا آ رہا ہے. آج کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں بڑا شعور آ گیا. کدھر ہے وہ شعور؟ ایسے شعور کا کیا فائدہ جو اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا؟ صرف شعور حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اپنی سوچ کا زاویہ بھی بدلنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان مفاد پرست، ڈرامے باز اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنے والے حکمرانوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.